हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम ये दोबारा वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि इसके पहले वीडियो बनाए थे तो ये अब इसका में साउंड ही कुछ इफेक्टेड था या कह सकते हैं गलती है। थैंक यू साहिल भाई आपको बताने के लिए। हम बताने जा रहे हैं, नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता। कई बार चेक करते हैं, कई बार भूल जाते हैं, कुछ काम में बिजी रहते हैं, इसलिए नहीं चेक कर पाए थे। इस वीडियो में अपलोड किए तो पता चला, अब भी हम देख रहे हैं तो इसमें नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, दूसरा पार्ट बना देते हैं, दूसरा बनाकर इसके नए सिरे से अपलोड करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अरे समय खराब चल रहा है, मेहनत खराब थोड़ी नहीं है। हम आपके लिए एकदम सदैव तत्पर, जैसे बिहार पुलिस सदैव तत्पर होता है, इसलिए पवन टीचिंग सेंटर सदैव तत्पर आप लोगों के लिए है। तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं, देखेंगे। उसमें वीडियो में साउंड कंप्लीट नहीं आ रहा था, इसके कारण इसको फिर से दोबारा हमको बनाकर अपलोड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। अरे ज़िंदगी में समस्या, परेशानी, तकलीफ, दुख तो आते ही रहता है, उससे आगे बढ़ना ही क्या है, अच्छा काम है। कह रहा बिहार डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कौन सिटी? बिहार डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा बिहार जनसंख्या घनत्व, कौन जनसंख्या घनत्व? बिहार जनसंख्या घनत्व क्या है, जिसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। मैप के बारे में देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ कि ऐसे कटकुट क्रॉस दिया हुआ है। यहाँ 1000 से कम जनसंख्या यहाँ के आबादी वाला रहता है। तो यहाँ देखिए पूरा कटकुट है, यहाँ पर ऐसी जनसंख्या, यहाँ सारे इलाके ऐसा है जहाँ पर 1000 से भी कम लोग निवास करते हैं। किसकी? मैप तो बिहार का है, तो बिहार की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। जहाँ इस तरीक़ा से लकीर खींचा हुआ है, वहाँ पर क्या होता है, 800-1000 के बीच में लोग रहते हैं, यानी कि 1000 से भी ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर 800-1000 के बीच में लोग रहते हैं। यहाँ ऐसे जनसंख्या घनत्व कि 1 किलोमीटर के अंतर कहते 800-1000 के बीच में लोग रहा करते हैं। यहाँ पर दौड़ करके दिया हुआ, इस तरीक़ा से लाइन दिया हुआ, तो इस तरीक़ा से लाइनर में देखें यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, 800 से लेके तो हो गया 1000। यहाँ पर नीचे देखते हैं 800 से 600 के बीच में। इतने सारे इलाके में लोग 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, 800 से 600 के बीच में रहते हैं। ये 0 से भी कम है, 1000 से भी कम है, यानी कि 600, लगभग 600 है, बिंदु है। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के एरिया में मात्र लोग कितने रहते हैं, 600 लोग ही रहते हैं। यानी जनसंख्या घनत्व इस इलाके में, उत्तरी बिहार में अत्यधिक मात्रा में है। देखेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कहलाता है? तो कहना 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 881 है। देखा जाए तो बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है, 881, यानी कि हर एक औसत पूरे बिहार में कौन से 2001 के जनसंख्या के रिपोर्ट के अनुसार दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या सर, 1 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर इधर, इसको पूरा एरिया में मात्र कितने लोग रहेंगे, तो मात्र 881 लोग रहते हैं। इसका जनसंख्या घनत्व, इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्रति किलोमीटर घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक घनत्व पटना जिला में है। देखा जाए तो सबसे अधिक घनत्व कौन जिला में है, पटना जिला में है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर, कौन वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर 1471 व्यक्ति निवास करते हैं। कैसे 71 व्यक्ति, 1471 व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। इसके बाद दरभंगा और वैशाली का स्थान आता है। इसके बाद कौन भंगा, दरभंगा और किसके स्थान आता है, वैशाली का स्थान। यानी कि सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग जो पटना जिला में रहते हैं, 1471 व्यक्ति रहते हैं। 1 वर्ग किलो क्षेत्र एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, 1471 लोग निवास करते हैं। दूसरा स्थान पर कौन है, दरभंगा। तीसरा स्थान पर वैशाली। दरभंगा में 1342 लोग निवास करते हैं, अब वैशाली में कितना है, 1332 व्यक्ति का निवास करते हैं, प्रति व्यक्ति किलोमीटर रहते हैं। चौथा स्थान पर बेगूसराय। चौथा स्थान पर कौन सा रहा है, बेगूसराय। पहला पर पटना, दूसरा पर दरभंगा, तीसरा वैशाली, चौथा बेगूसराय। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यहाँ पर कितने व्यक्ति रहते हैं, 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यह एक विभिन्न जिलों की जनसंख्या घनत्व बहुत ही असमान है। यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ के विभिन्न जिलों के जनसंख्या घनत्व क्या असमान है, यानी अलग अलग जिलों की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कुछ के जनसंख्या घनत्व कम है, तो कुछ के जनसंख्या घनत्व क्या है, अत्यधिक है, ज़्यादा है। इस असमान घनत्व के आधार पर बिहार को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। देखा जाए यही असमान घनत्व, जनसंख्या घनत्व के आधार पर ही बिहार के कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला भाग के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अत्यधिक घनत्व वाले जिले, जिन जिलों का घनत्व 1200 व्यक्ति प्रति व्यक्ति है,
वर्ग किलोमीटर में है, इसे वर्ग में रखा गया, उसे पहला वर्ग में रखा गया। अत्यधिक घनत्व वाले यानी कि वैसे जिले जहां लोग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 1200 से भी ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, उसे अत्यधिक घनत्व वाले जिले कहा गया है। इसमें मात्र कई जिले आते हैं? 5, 6, 7 जिले आते हैं। कौन कौन? पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सारण, सिवान। कौन कौन? फिर से एक बार बोलिए। पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सारण, सिवान। ये टोटल कितने हैं? ऐसे 7 जिले ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। कहने का मतलब 1200 से भी लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं इन जिलों में राज्य की 17.50% भूमि, राज्य की कई प्रतिशत भूमि? 17.50% भूमि पर 28.17% आबादी रहती है। इसके अंतर्गत आते हैं इस जिले में राज्य की 17.5% भूमि पर 28.17% आबादी रहा करती है। अगर क्या की रहा करती है? आबादी रहा करती है। दूसरे में देखा जाए तो पूरे भारत का 28 पर आबादी में 28%, पूरा राज्य का 17% रहता, पूरे 28% आबादी रहता करता। पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 17 पॉइंट क्षेत्रफल है पूरे बिहार के, लेकिन आबादी के हिसाब से 28% लगभग रहते हैं। दूसरा में कह रहा उच्च घनत्व वाले जिले। उच्च घनत्व वाले जिले कौन सी? इसके अंतर्गत वे जिले आते हैं जहां औसत घनत्व 1000 से 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच हैं। यहाँ वैसे लोग आते हैं जहां 1000 से 1200 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर रहते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी तथा नालंदा जिले इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखा जाए तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी तथा नालंदा जिले इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। राज्य के इन 6 जिलों में राज्य के इन 6 जिलों में 14.41% भूमि पर बिहार की कुल जनसंख्या का 19.25% जनसंख्या निवास करती है। अगर देखा जाए तो पूरा 6 जिला में जितने भी जिला कौन कौन जिले हैं? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा, ये सभी ऐसे जिले हैं जहां 1000 से 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते या रहते हैं। कुल जनसंख्या का 19.25% जनसंख्या निवास करती है। इन समूह में नालंदा जिला को छोड़कर सभी जिले उत्तरी बिहार में स्थित हैं। इस सभी जिलों को देखा जाए तो छोड़कर नालंदा जिले में छोड़कर सभी जिले क्या उत्तरी बिहार में स्थित है। कौन जिले? उत्तरी बिहार में सारे जिले स्थित है। कौन? 6 वो जिले जहाँ उच्च घनत्व वाले जिले हैं। करा चौथा में मध्य घनत्व के जिले। कौन घनत्व? यानी कि कहने का मतलब 1200 से 1000 से 800 से 1000 के बीच में ऐसा जिला जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 800 से 1000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उसे मध्य घनत्व वाले जिले कहते हैं, लोग कहते हैं। इसमें कौन कौन सा जिला आता है? पूर्वी चंपारण, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, बक्सर और मुंगेर जिले इस वर्ग में सम्मिलित हैं। अगर देखा जाए तो पूर्वी चंपारण, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, बक्सर में मुंगेर में जिले में इस वर्ग में सम्मिलित हैं। इन जिलों में राज्यों की 24% से अधिक भूमि और राज्यों की कुल जनसंख्या की 18% आबादी आवास करती है। अगर देखा जाए तो इन्हीं जिलों में राज्य की 24% से अधिक भूमि और राज्य की कुल जनसंख्या का 18% आबादी कौन करती है? निवास करती है। कराचार में कम घनत्व के जिले। कम घनत्व के जिले कौन जिले? कम घनत्व के जिले इस वर्ग के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, गया, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास, औरंगाबाद जिले आते हैं। देखा जाए तो कम घनत्व के जिले ऐसे हैं जो 800 से कम 800 से 600 के बीच जहां प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं, वो कम घनत्व वाले जिले कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? पूर्णिया, कटहरिया, अररिया, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, गया, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास और औरंगाबाद। कौन? औरंगाबाद। इस जिलों में राज्य की कुल लगभग 30% भूमि पर 26% आबादी रहते हैं। पूरा राज्य की 30% भूमि यहाँ इस सारे जिले में है, लेकिन रहते ही निवास करते कोची मात्र 26% लोग पूरे बिहार के निवास करते हैं यहाँ। 5वां में करा अत्यंत कम घनत्व वाले जिले।
कौन जिले अत्यंत कम घनत्व वाले जिले? इस वर्ग में वे जिले आते हैं जिनकी आबादी 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। कैसो व्यक्ति? 600 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से क्या है? कम है। इस वर्ग के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई और कैमूर जिला है जिसका घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इन जिलों में राज्य की भूमि का 14.58% एवं कुल जनसंख्या का लगभग 9% भाग निवास करते हैं। अगर देखा जाए तो अत्यंत पीछे जिले में है, मात्र यहाँ पर प्रत्येक प्रति वर्ग किलोमीटर 832 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, इसलिए इसको अत्यंत कम घनत्व वाले जिले कहा गया। इस जिले के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जी? तो चंपारण, बांका, जमुई और कैमूर जिले आते हैं। इसमें मात्र रहते हैं इतना, ये पूरे में प्रतिशत में क्या है, राज्य के भूमि में देखा जाए तो 14.58% है, लेकिन रहने वाले मात्र यहाँ जनसंख्या कितना है? 9% पूरे बिहार के हिसाब से देखा जाए। नगर विकास, कौन विकास? नगरों का विकास। बिहार में नगरों के विकास का इतिहास बहुत पुराना है। अगर देखा जाए तो बिहार में नगरों का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ के अधिकतर प्रमुख नगर किसी न किसी नदी घाटी पर विकसित हैं। देखा जाए तो यहाँ के जितने भी बिहार के नगर हैं जो सभी किसी न किसी नदी के पर क्या है, नदी के किनारे विकसित हैं। यहाँ के प्राचीन नगरों का विकास, राजधानी, यहाँ के जो प्राचीन नगर थे, पुराने नगर थे, उसका विकास राजधानी, शिक्षा, धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ है। अगर देखा जाए यहाँ के राजधानी, शिक्षा, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ। इनमें पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, बोधगया, उदंतपुरी, सीतामढ़ी और प्राचीन नगरों का उदाहरणें हैं। यहाँ पर जैसे जैसे कौन कौन से राजधानी शिक्षा के लिए, धार्मिक के लिए और व्यापार केंद्र के लिए कौन कौन से विकसित हुए थे? तो पाटलिपुत्र में राजधानी था उस समय, और यहाँ पर शिक्षा अधिक अच्छा शिक्षा में प्राप्त होता था या कह सकते हैं मिलता था, और इसमें धार्मिक भी लोग रहते थे। धार्मिक लोग कहने का मतलब क्या चाहिए? वैशाली धार्मिक बौद्ध संगीति भी हुआ करता था, और व्यापार का केंद्र था, मुख्य केंद्र था। ये सारे राज्यों में विकसित हुए हैं। यही कारण ये आज भी एक बड़े जिले के राज्य कह दिए, बड़े जिले के अंतर्गत आते हैं या बड़े नगर के अंतर्गत आते हैं। मध्यकाल में ही यहाँ नगरों का विकास एवं सड़कों के विकास प्रशासनिक कारणों से हुआ। अगर देखा जाए तो मध्यकाल में ही यहाँ नगरों का विकास एवं सड़कों का विकास प्रशासनिक कारणों से हुआ। ऐसे नगरों में सासाराम, कौन राम? सासाराम, कौन भंगा? दरभंगा, कौन पूर्णिया, कौन परा? छपरा, कौन बान? सिवान आदि आते हैं। अंग्रेजों के समय में बिहार में कुछ बदलाव आए। रेल में कह रहा, अंग्रेजों के समय बिहार में बहुत सारी चीज़ बदलाव है। जैसे सबसे पहले किसमें बदलाव आया? रेल में बदलाव आया। सड़क और मार्ग का विकास हुआ, रेल का विकास हुआ, सड़क मार्ग का विकास हुआ, जिसके कारण सड़कों के किनारे नगर विकसित होने लगा। यही कारण है कि लोगों को आने जाने में सुविधा होने लगा, क्योंकि सड़क पर घर बनेगा तो आने जाने में तो आसानी होगा। इसलिए देखते आज भी क्या चीज़, लोग सड़क पर ही घर बनाना चाहते हैं। अरे सड़क पर नहीं, सड़क के किनारे घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उससे क्या चीज़, आने जाने में, कोई चीज़ के परिवहन करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। कुछ नगरों का विकास इस समय रेल व्यवस्था के कारण हुआ, और कुछ नगरों का विकास देखा जाए तो कौन व्यवस्था के कारण हुआ? रेल व्यवस्था के कारण हुआ। आज़ादी के बाद यहाँ नगरों के विकास में तेजी आई। आज़ादी के बाद नगरों के विकास में कुछ आई? तेजी आई। राज्य में औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन की मौलिक सुविधाओं के विकास के कारण कई नए नगरों का विकसित हुआ। इसी के अंतर्गत शिक्षा एवं जीवन के मौलिक सुविधाओं के विकास के कारण कई नए नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। बहुत सारे नगरों को क्या हुआ जी? विकास हुआ। इनमें बरौनी, हाजीपुर, दानापुर, डालमिया नगर, मुंगेर, जमालपुर, कटिहार आदि, इस सभी जगह पर क्या हुआ? धीरे धीरे मौलिक सुविधाएं आने लगे। मौलिक सुविधा यानी कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ उपलब्ध होते थे, जो चीज़ उपलब्ध होते हैं, जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो सारा चीज़ सुविधा मुहैया होने लगा, जिसके कारण यहाँ नगरों में क्या होने लगा? विकसित होने लगा। किंतु आज के बिहार में नगरों का विकास भारत के बड़े राज्यों की तुलना में बहुत ही कम हुआ। ये बहुत पहले समय से विकास होते आ रहा था, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो बिहार के जो नगर हैं और पूरे भारत के नगरों के हिसाब से देखा जाए तो बिहार के नगर जो क्या बहुत ही कम, उनकी तुलना में बहुत कम विकसित हुए हैं। यह सबसे कम शहरीकृत राज्य है।
देखा जाए तो बिहार जो सब ऐसा राज्य है जो जिसमें बहुत कम शहरीकरण हुआ। यहाँ की नगरीय आबादी 2001 की जनसंख्या के अनुसार मात्र 10.5% था। पूरा भारत में पूरा भारत के हिसाब से देखा जाए तो नगरीय जनसंख्या मात्र 10.5 था, जबकि भारत की नगरीय जनसंख्या 27.78% उस समय था 2001 के अनुसार। वर्तमान में बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या मात्र 19 है। देखा जाए तो आज के समय में देखा जाए तो नगरीय जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में मात्र 19 ऐसे नगर हैं जहां 1 लाख से 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, 1 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। 10 लाख से ऊपर आबादी वाले महानगर केवल पटना नगर है। अगर देखा जाए तो बिहार में मात्र एक ही नगर है जहां 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं, मात्र पटना है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार कुल जनसंख्या बस्तियों की संख्या 131 है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए कुल नगरीय बस्तियों की संख्या कितना था, 131 था। लेकिन उसके बाद भी आज भी मात्र एक ही ऐसा नगर है जहाँ 10 लाख से लोग ज़्यादा निवास करते या रहते हैं। बिहार के नगरों का कार्यात्मक स्वरूप इनकी उत्पत्ति से संबंधित है। अगर देखा जाए तो बिहार के नगरों का कार्यात्मक स्वरूप देखा जाए तो इनकी उत्पत्ति के संबंध है। यहाँ के पुराने नगर प्रशासन तथा व्यापार से जुड़े हैं। यहाँ के पुराने नगर जो देखा जाए तो प्रशासन यानी कि पुलिस प्रशासन यानी कि पुलिस से और व्यापार से क्या है जुड़े हुए थे, परंतु आधुनिक नगर उद्योग, यातायात, व्यापार एवं शिक्षा से संबंधित है। जहाँ के लगभग सभी जिला मुख्यालय शुरू से ही प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ थोक व्यवस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे नगरों को कार्यों में विकसित हैं। अगर यहाँ का जिला देखा जाए तो बहुत पहले से कुछ जिले ऐसे भी थे जो बहुत पहले से ही क्या थे, विकसित थे। अधिकतर जिले यहाँ पर बहुत पहले से क्या थे, विकसित थे। नगरीय सेवाओं में विकसित थे, सेवा के कार्य में विकसित थे, स्वस्थ नगरों में विकसित थे और शिक्षा में भी विकसित थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर उतनी शिक्षा में विकसित नहीं हो पाया, उतना व्यापार में विकसित नहीं हो पाया। बिहार में कुल चुने हुए नगरों में ही औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है। इनमें डालमिया नगर, मुंगेर, बरौनी, जमालपुर, कटिहार प्रमुख है। बिहार में जो कुछ ऐसी नगर हैं जहां औद्योगिक का केंद्र है, इसमें डालमिया नगर, मुंगेर, बरौनी और जमालपुर और कटिहार आता है। व्यापार केंद्र मतलब कुछ यहाँ से अधिक मात्रा में व्यापार किया जाता है। बिहार विभाजन में पूर्व टाटा नगर इस राज्य का मात्र नियोजित नगर है। देखा जाए तो बिहार में सभी नगरों में जिससे देखा जाए तो हमारा एक टाटा नगर है जो नियोजित नगर। नियोजित मतलब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से सरकार से मैप के अनुसार कौन कौन सा सुविधा कहाँ पर कौन सा चीज़ का सुविधा दिया जाएगा, किस तरीके से कहाँ रास्ता निकले जाएगा, कहाँ सड़क निकलेगा, इसे सुव्यवस्थित तरीके से करते थे। लेकिन सुव्यवस्थित नहीं तरीके से होने के कारण क्या होता है सर, कौन सा प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी समस्या हो जाएगा हमकी यह दिक्कत परेशानी समस्या हो जाएगा कि आपको सड़क नहीं मिल पाएगी, रोड नहीं मिल पाएगा। सड़क बनेगा तो घर को तोड़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते हैं बिहार में ही क्या हो रहा है, अभी जितनी भी सड़क बन रहे हैं रोड को घर को तोड़ के बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सुव्यवस्थित तरीके से नियोजित तरीके से इसको बनाया ही नहीं गया था। जैसे जहाँ पर जिसको जगह जमीन बना बनाते चला गया। यही कारण कि आज घर को क्या करना पड़ा, तोड़कर जाम को तोड़कर रास्ता बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगते हैं। जमशेदपुर टाटा ने केवल बिहार को बल्कि भारत के आधुनिक नगर नियोजन से सब प्रथम परिचय कराया। यही जमशेदपुर टाटा ने बिहार के नहीं पूरे भारत को ही किस तरीके से संयोजित नगर बनता है उसको इस बारे में बताया सबसे पहले इन्हीं ने। किंतु विभाजन के उपरांत बिहार में एक भी नियोजित नगर विकसित नहीं था। विभाजन के बाद जब भी भारत का विभाजन हुआ था 2000 में, उसके बाद एक भी ऐसा नगर नहीं बना जिसे नियोजित नगर था। प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध पटना नगर भी आंशिक रूप से ही नियोजित नगर के रूप में विकसित हुआ। मात्र एक पटना ही आंशिक मतलब कुछ थोड़ा रूप में ही ये क्या था, विकसित था, पूर्ण रूप से नहीं था। यह नगर बिहार की राजधानी है। बिहार यही नगर पटना नगर जो नगर है जो बिहार की क्या है, राजधानी है। बिहार के अत्यधिक नगर नियोजित एवं अव्यवस्थित है। बिहार के जितने भी नगर हैं नियमित नहीं है और अनियोजित है और अव्यवस्थित, बढ़िया से व्यवस्था नहीं उसमें है। कुछ नियोजित नगर में बरौनी तथा वाल्मीकि नगर में रखा गया। अगर माना जाए कि कुछ हद तक देखा जाए ठीक कौन है तो बरौनी और वाल्मीकि नगर है जो अच्छा है। दोस्तों यही आप तक ख़त्म होता है चैप्टर 16 पार्ट जो 16 चैप्टर 5 का पार्ट 16 जिसमें साउंड ना आने कारण फिर से दोबारा हमको इसको बनाना पड़ा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन तरह की आजा मैं सुगंधि पुष्टि बद्रम उर्वर उपनि बद्रनाथ मितो मोचित मामृतात बोले चैप्टर 5 महाराज की जय। देखा जाए तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, नीचे को ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में नीचे हमें लिख के बताइए।
2011 1991 से 2001 के दौरान बिहार के जनसंख्या वृद्धि कितना था? ऑप्शन जौन सही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप एक लिख देते, एक लिख के इसे कॉमा देकर, कॉमा या डैश देकर क्या आंसर है तो क्या आंसर दे दीजिए। ख है तो ख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि एक का ख दिया है और एक का ख दिया है। जैसे हम बिहार की ग्रामीण आबादी क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या है, इसको भी नीचे लिख के बताइए। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? छठा प्रश्न, सासाराम नगर का विकास हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के हमें बताइए। सातवां में विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजन नगर था, कौन था, जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख आइए। आठवां क्वेश्चन नंबर, 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है? नौवां क्वेश्चन नंबर, बिहार की सबसे बड़ा नगर कौन है? लघु त्रिप्रश्न, बहुत ही छोटा है, बहुत अच्छा है। बिहार के अत्यंत घनत्व वाले जिले का नाम लिखिए। अभी बताएं, बिहार के सबसे पहला में अत्यंत घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, उसका नाम लिख दीजिए। बिहार के अत्यंत कम घनत्व वाले जिले का नाम लिखिए, वो भी अभी बताएं। बिहार के अत्यंत कम जिले वाले कौन कौन से राज्य है, जिला है, वो भी लिखिए। बिहार की जनसंख्या आकार को बताइए कि बिहार की जनसंख्या आकार यानी कितना जनसंख्या है। बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट कीजिए कि बिहार की जनसंख्या एक समान क्यों नहीं है। मध्य वर्ग में बिहार में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? 2 प्राचीन एवं 2 आधुनिक नगरों का नाम लिख के बताइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पापा टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।